नमस्कार। ऑडिटिंग में आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक विस्तृत योजना होती है जो ऑडिटर अपने कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए अपने जो साथी उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं जो कार्य करते हैं उनमें कार्य का ठीक से वितरण करने के लिए प्रत्येक को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए ये विस्तृत और लिखित योजना तैयार की जाती है। An audit program is a detailed plan of work prepared by the auditor for the supervision and control of his assistants before actually beginning the audit। तो ये एक सिस्टमेटिक योजना है, लिखित में होती है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होती है और इसका उद्देश्य जो होता है वो ऑडिट कार्य को विद इन टाइम एफिशिएंट तरीके से पूर्ण करना होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए ऑडिट वर्क का कि किसको क्या और कब करना है। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द असिस्टेंट्स क्लियर बंटवारा हो जाए कार्य का ताकि उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके और कार्य जैसे जैसे ऑडिटिंग का चलता है किसने कितना किया है साथ साथ प्रोग्रेस का पता चलता रहता है। कोई अगर छुट्टी लेता तो उसकी जगह पर तुरंत दूसरे को कार्य सौंपा जा सकता है। इस प्रकार किसी प्रकार का कार्य छूटता नहीं है, सारा कार्य एक साथ चलता है और समय पर पूरा होता है। यही उद्देश्य है इसके। ऑडिट प्रोग्राम दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड प्रोग्राम और टेलर मेड प्रोग्राम। स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लगभग सभी संस्थाओं के लिए एक जैसा होता है, प्रीडिटरमाइंड होता है, सभी ऑडिटर उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना ऑडिट प्रोग्राम या प्लान करते हैं, बनाते हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन जो टेलर मेड प्रोग्राम होता है वो प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग से ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है। ये असल में व्यवहारिक योजना होती है जो टेलर मेड प्रोग्राम है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की नेचर अलग होती है और उसकी कार्य करने का तरीका, उसके अकाउंटिंग सिस्टम वो कुछ डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर इंटरनल चेक कंट्रोल अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही जो प्लान तैयार की जाती है वो टेलर मेड प्रोग्राम होता है, प्लान होती है। ये व्यवहारिक होती है, इसी को व्यवहार में लाया जाता है। अब एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम की क्या खास बातें, इसेंशियल्स ऑफ ए गुड ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये है बिल्कुल उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट किया जा रहा है उससे प्राप्त पूर्व सूचनाओं के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। दूसरा, ये इन राइटिंग लिखित में होनी चाहिए। इसकी कॉपी सभी असिस्टेंट्स के पास होनी चाहिए ताकि उनको पता रहे, क्लैरिटी, प्रत्येक कार्य का जो बंटवारा है, किसको कितना कार्य असाइन किया गया वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार शक शुबा नहीं बचे। डिवीजन ऑफ वर्क बंटवारा साफ सुथरा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और ताकि उसी के अकॉर्डिंग उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी, कार्यक्रम लोचशील भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और बाद में अड़चने आए तो उसको बदला ही ना जा सके। अतः समय के अनुसार उसमें चेंजमेंट करने, परिवर्तन करने की गुंजाइश बचनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रोविजंस while formulating the audit program, the related policies and provisions having bearing on the audit work should be kept in mind। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें जो शर्तें हैं, पॉलिसीज हैं, जो प्रोविजंस, उनको ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम को बनाया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल उद्देश्य के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। क्या चेक करना मुख्य उद्देश्य है, क्या किस प्रकार की रिपोर्ट जो एम्प्लॉयर हो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम को। प्रीवियस जो रिपोर्ट्स उनको पढ़ करके उनको ध्यान में दे करके आगे की योजना बनाई जानी चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम की जो स्पेसिमेन दे रखा है आपकी बुक में, तो मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी बुक से स्पेसिमेन है उस पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेसिमेन बनाना चाहिए उसके अंदर। एडवांटेज तो वही है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, प्रत्येक असिस्टेंट को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा हो जाता है। इस प्रकार कार्य एफिशिएंट तरीके से होता है।
और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निर्धारित हो जाती है और इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस साथ साथ पता चलता रहता है कि कार्य किस सीमा तक पूरा हो चुका है, प्रोग्रेस क्या है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य एक रूपता से होता है। नो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एम्प्लॉयज, यदि एम्प्लॉय बदल भी जाते हैं, लीव पे चले जाते हैं, तब भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कार्य दूसरे को ऑथोराइज असाइन कर दिया जाता है। प्रूफ इन कोर्ट, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर, द ऑडिट प्रोग्राम एक्ट्स एज द प्रूफ ऑफ ऑडिटिंग, प्रूफ ऑफ द केयर, ड्यू केयर इन द ऑडिटिंग वर्क। यदि ऑडिट में किसी त्रुटि रह जाती है और यदि क्लाइंट उसके ऊपर आरोप निर्धारित करता है कि भी इन्होंने पूरे ध्यान से कार्य नहीं किया इसलिए ये फ्रॉड पकड़ा नहीं गया या ये मिला हुआ, तो ये ऑडिट प्रोग्राम वहाँ उसका बचाव करता है ऑडिटर का, और ये दर्शाता है कि उसने कितना ड्यू केयर, कितना अच्छा सावधानी बरतने की कोशिश की थी कोर्ट में। ये एक तरह से एविडेंस का काम करता है। शेविंग ऑफ टाइम, इससे समय का बचत होता है। वाहियात की क्रियाएं नहीं होती है या डुप्लीकेसिव नहीं होती कि एक ही कार्य को दो व्यक्ति करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। अरे एक कार्य कोई ना करे, ऐसा भी नहीं होता है। साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेस, साथ साथ वो अन्य बिजनेस में भी योजना के अनुसार काम होता था। अलग अलग बिजनेस अलग अलग योजना होती है, साथ साथ काम करते रहते हैं। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, इससे पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की चेकिंग संभव होती है, कोई चीज छूटती नहीं है। फैसिलिटी इन कंट्रोल, इस प्रकार से जो है ऑडिट वर्क नियंत्रण में रहता है और वाहियात की क्रियाएं जो होती हैं उनसे बचा जाता है और कार्य सुचारू रूप से यूनिफॉर्मिटी के साथ इफेक्टिव तरीके से समय निर्धारित समय में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, वो है ऑडिट नोटबुक। ये क्या है? कोई भी ऑडिटर जो ऑडिटिंग का कार्य करता है अपने असिस्टेंट के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके पास एक नोटबुक होती है। या तो खुले पन्नों में वो अपने चीजों को लिखता है जिनको नोट्स ही बोलते हैं, ऑडिट नोट्स, या फिर वो एक बुकलेट में लिखता है जिसको ऑडिट नोटबुक कहते हैं। क्या है ये? ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर कम्स अक्रॉस ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच क्लैरिफिकेशन में बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर और विच में बी द यूजफुल इन द फ्यूचर। ऐसे सभी चीजें जो ऑडिटिंग कार्य करने के दौरान ऑडिटर के सामने उस व्यवसाय के संबंध में, उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के संबंध में उसके सामने आती हैं, जिनको याद रखना आवश्यक होता है। वो सभी को याद तो नहीं रख सकता, इसलिए वो अपने ऑडिट नोटबुक में उनको नोट करता रहता है। वो क्या क्या चीजें होती है जो नोटबुक में वो लिखता रहता है, और ये जो नोटबुक होती है ये उसका अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ये वापस क्लाइंट को लौटाता देता नहीं है। इसी के आधार पर अंत में रिपोर्ट तैयार की जाती है, ऑडिट रिपोर्ट। क्या होता है इसमें? ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी संगठन के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, पार्टनरशिप का डीड होता है, पार्टनरशिप डीड होता है, मिनट्स ऑफ बुक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन सब के ये सब डॉक्यूमेंट उस नोटबुक में रखे जाते हैं। दूसरा है कॉपी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम जो बनाया उसकी एक कॉपी रखी जाती है। इसी प्रकार अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट के दौरान जो सही एक्चुअल कार्य क्या किया गया उसके बारे में भी उसके अंदर लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द बिजनेस में जो भी टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल एस्पेक्ट यूज किए गए उनको लिखता है, और वो उन सभी बातों लिखता है जिनके ऊपर उसको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है फ्यूचर में, और उन सब बुक्स के नाम लिखता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनका ऑडिट किया गया है, और उन सभी ऑफिसर्स के नाम लिखता है जिनको विभिन्न प्रकार के दायित्व उस व्यवसाय में दिए गए होते हैं और जिन्होंने अकाउंट्स, खरीद फरोख्त, ट्रांजैक्शंस वगैरह में अहम भूमिका निभा रखी है। उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम नोटबुक में रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग बीइंग यूज्ड, जब वो ऑडिटिंग का कार्य करता है तो ऑडिटिंग उस अकाउंट्स के अंदर क्या कुछ उसने देखा उनके संबंध में वो साथ साथ कमेंट भी अपने नोटबुक में लिखता चला जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बीइंग फॉलोड, इंटरनल कंट्रोल के संबंध में भी वो उसमें लिखता है कि ये कितना इफेक्टिव है। इंटरनल चेक के बारे में भी लिखता है कि वो कितना इफेक्टिव है। वाउचर की लिस्ट, बिल्स और डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन लॉस्ट, जो खोए गए हैं, मिले नहीं, उनको भी लिखता है। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, जो उसको अगर फ्रॉड और एरर मिलते हैं तो उनके संबंध में वो अपनी नोटबुक में डिस्क्रिप्शन लिखता है। द टोटल ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट अमाउंट एंड बैलेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंट अकाउंट के जितने बैलेंसेज हैं मुख्य रूप से उनके टोटलिंग है उनको भी लिखता है। ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट गारंटीज एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, गारंटी दे रखी व्यवसाय या कुछ और फैक्ट मिलते हैं उसको, वो उनको भी नोटबुक में
लिखता है। इसी प्रकार कमेंसमेंट और कंप्लीशन टाइम ऑडिट का वो भी उसके अंदर लिखता है, और अपने सबॉर्डिनेट्स का को कौन कौन सा कार्य दिया गया था वो तो खैर प्रोग्राम में ही आ गया है, वो इसमें लिखा जाता है। थर्ड पार्टी डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट्स विच हैव बीन कॉर्पोरेटेड विद थर्ड पार्टीज, इसका भी लेखा किया जाता है। और लोन्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा की सर्टिफिकेट्स के संबंध में जो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में भी वो जानकारी जो मिलती है वो अपने नोटबुक में लिखता है। इस प्रकार नोटबुक एक अहम दस्तावेज होता है। इस प्रकार ऑडिट नोटबुक एक बहुत ही अहम दस्तावेज ऑडिटर के पास होता है। उसने ऑडिट के प्लान से लगा करके, प्रोग्राम से लगा करके उस ऑडिट को जिस प्रकार से पूरा किया, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें मिली, कौन कौन लोग उसके अंदर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं और अकाउंट से जुड़े हुए कौन कौन है, किन किन लोगों के साथ व्यवसाय का व्यवहार है, उन सब के कॉन्टैक्ट्स, उन सब के नाम, उन सब के डॉक्यूमेंट्स, उन सब की जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और महत्वपूर्ण जो खाते हैं उन सब के बैलेंस वगैरह लिख के रखा जाता है। इससे होता क्या है, एक तो फाइनल रिपोर्ट बनाने में बड़े अहम रोल होता है, दूसरा फ्यूचर में अगर फिर से ऑडिट करने आता है तो उसको प्रोग्राम बनाने में बड़ी सुविधा रहती है, तीसरा जब भी कोई डिस्प्यूट होता है क्लाइंट की तरफ से तो कोर्ट में एविडेंस के रूप में ये चीज़ें काम करती है, वो दिखा सकता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है सही तरीके से कार्य किया है, सावधानी से कार्य किया है। भविष्य की योजना भविष्य की ऑडिटिंग में काम आता ही है। तो ये ऑडिट नोटबुक के महत्व हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वो है ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिनका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।